हेलो, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय धर्म शर्मा। देखिए, हमने इससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया था इक्वेशन ऑफ मोशन का। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम हैंडल कर सकते हैं, कुछ मेथड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। मेन मोटिव यहाँ पर ये था कि आपके क्वेश्चंस को की अप्रोच को यहाँ पर इम्प्रूव करना था। तो जर्नल मेथड के बारे में हम बात कर चुके थे, वेक्टर मेथड्स के बारे में हम बात कर चुके थे। वेक्टर मेथड एक अच्छा मेथड यहाँ पर है क्वेश्चन को आसानी से हैंडल करने के लिए। वहां से हमें समझ में आया कि दीज इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशंस। ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है। बहुत केस में जर्नी के एक हिस्से को कट करके आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर निकाल के दे सकता है। अब यहाँ पर मेन जो यहाँ पर है कि क्या और कोई मेथड यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन को हैंडल करने का। तो हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो तो एक और मेथड यहाँ पर है। आप सोच सकते हैं कौन सा मेथड यहाँ पर होगा। तो याद रखिए, ग्राफिकल मेथड भी एक यहाँ पर मेथड हो सकता है क्वेश्चन को यहाँ पर आप अप्रोच करने का और ट्राई करने का। तो आपके पास थर्ड जो मेथड यहाँ पर है वो है ग्राफिकल मेथड। जर्नल मेथड हो गया, वेक्टर मेथड हो गया, और आपका ग्राफिकल मेथड यहाँ पर क्वेश्चन को आपको हैंडल किस तरीके से करना है। या क्वेश्चन आपके सामने हो और अगर सीधे सीधे नहीं निकल रहा हो तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि इससे भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं। तो मेन मोटिव यहाँ पर जो है इन सारे वीडियोस को लेके आने का, कि आपके एग्जाम के बीच में न्यूमेरिकल अप्रोच को यहाँ पर बेटर किया जाए, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव किया जाए। देखिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और उस टेक्निकल सेगमेंट के लिए आपको यहाँ पर जाना है, वीडियोस को यहाँ पर पूरा कंप्लीटली देखना है, और फिर देखना है क्या या सही में इन वीडियोस से हमें फायदा हो रहा है, क्वेश्चंस के अंदर ये चीजें अप्लाई करनी है, तभी कोई चीज सीखने का यहाँ पर आपको एडवांटेज यहाँ मिल सकता है। तीसरा जो मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड यहाँ पर है, उसे समझने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें कलेक्ट करते हैं। पहले आपने अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर बनाया और सीधी लाइन यहाँ पर खींच रहा है, तो हमें पहले पता है कि वीटी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट करती। तो अगर उसका एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है तो देखो, यहाँ से लाइन खींची, ड्रॉप करा परपेंडिकुलर, ये तो हो गई आपकी वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे ये हो गया आपका टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वेलोसिटी अपॉन टाइम, टेन थीटा लगा दिया, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v बाई टी। अब v बाई टी आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इस समय टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। ये बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए ग्राफिकल मेथड में अप्लाई करने के लिए इसी क्वेश्चन को। अब उसके अलावा एक और चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया जाए और उसमें सीधी लाइन मैंने खींची, तो मैं अगर ऐसे बोलूँ, मान लो ये आपकी वेलोसिटी और ये आपका यहाँ पर टाइम है, तो एक बार इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया को आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी। तो ये एल इंटू बी से लिखा वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम यहाँ पर क्या है, क्या करना है इसका, ये क्या नई नीचे जाती रहती बीच में, कंटिन्यू क्लासरूम, हाँ ठीक है, चलो नया कुछ सीखा। तो ये यहाँ पर आ गया एल इंटू बी, और एल इंटू बी को लिख दिया वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम को लिखा डिस्टेंस। अब स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पर बराबर होंगे। और मान लो अगर ये ऐसा होता, मतलब एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया जो आएगा बीटी ग्राफ का, ये आप जैसे आपका रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी है, वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर ऐसा होता, मान लो एक एरिया पॉजिटिव में होता है, एक एरिया नेगेटिव में होता। अब इसका एरिया मैं निकाल लेता है, वीटी ग्राफ बना रहा हूँ, और ये वाला एरिया होता है यहाँ पर A2। अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो मैं करूंगा A1 प्लस A2, इसका एरिया निकाल के ऐड कर देता, मतलब सॉरी डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है तो कोई भी आप यहाँ पर जैसे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव लिख दिया, और नेगेटिव वाला यहाँ पर एरिया आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन में तो दोनों यहाँ पर बराबर है, घूम रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसा यहाँ पर कुछ हमने लिया। इस केस के अंदर अगर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों एरिया नेगेटिव वाला होगा, वो भी आप यहाँ पर ऐड ही करेंगे। आप देख सकते हैं A1 प्लस A2। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक पॉजिटिव है, और दूसरा वाला जो एरिया आप कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर आपको उसमें से माइनस यहाँ करना पड़ेगा। माइनस करना है, याद रखना, आएगा तो भी पॉजिटिव है, आप यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। और अगर आप स्लोप कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, विच इज गिवन बाय टेन थीटा v बाय टी। इन्हीं बातों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि पार्टिकल एक्सेलरेट करता है 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद डी एक्सेलरेट करता है फॉर टाइम सम टाइम अल्फा। मतलब वो 2 सेकंड तक पहले एक्सेलरेट करेगा, तो 2 सेकंड तक उसने एक्सेलरेट करा अल्फा से, और उसके बाद वो फिर कुछ टाइम तक डी एक्सेलरेट करेगा, और वही एक्सेलरेशन उसके पास में, तो माइनस अल्फा लगा देता हूँ। तो एक्सेलरेट करा, फिर वो डी एक्सेलरेट करा, तो उसकी वेलोसिटी 0 होनी, और फिर ये वाला टाइम भी 2 सेकंड ही आएगा। आप समझ जाए, क्योंकि जिसने एक्सेलरेशन कराया अब वही उसे रोक रहा है, तो जिसने चलाया उसी ने रोका। तो चलाने में अगर 2 सेकंड लगे तो रोकने भी 2 सेकंड यहाँ लगेंगे। और उसके बाद उसने यहाँ क्वेश्चन में एक बात बोली कि उसे वापस उसी पॉइंट पे पहुंचना है। अगर आपने इससे पहले वाला कंप्लीट नहीं किया है, वहां जाके आप सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा मेथड हम यहाँ पर ले रहे हैं इस क्वेश्चन का, और ये घूम के वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से इसने शुरू किया है। ऐसा होने के केस में हम बोल सकते हैं इस समय भी इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर अल्फा है। क्वेश्चन में पूछा है टोटल टाइम क्या है इस पूरी जर्नी का, तो देखो 2 + 2
ये तो मुझे मिल गया, 2 सेकंड तक एक्सेलरेट करा, 2 सेकंड तक रिटार्ड करा, बट ओरिजिनल पोजीशन पहुंचने के लिए कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम और यहाँ लगना चाहिए। तो यहाँ अपन सॉल्व करते हैं इसे ग्राफिकल मेथड से, और उसके लिए यहाँ मैंने सोल्यूशन आपके लिए लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर पहले देखें कि जब ये पहले यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बट ऐसे बढ़ेगी कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या बना रहे, कांस्टेंट। तो ये लाइन सीधी खींच दी। अब इस समय पर मुझे यहाँ ये पता लग जाए कि 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, तो मैंने देखो यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो v इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा लो, या यहाँ पर tan अल्फा लिख लो। देखो यहाँ पर लिया, ये रहा अल्फा प्लस सॉरी थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर जो था, मैंने एक बार के लिए इस परपेंडिकुलर को v यहाँ पर मान लिया, ऐसा माना कि ये v है तो लिख दिया v। अब टाइम कितना है 2, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम v/2, और ये जो आपका एक्सेलरेशन था अल्फा जो 2 सेकंड तक का, वो मैंने यहाँ tan थीटा को अल्फा के बराबर डाल दिया, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे हम देख के आए हैं कि आपका tan थीटा एक्सेलरेशन के यहाँ पर बराबर होता है, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 अल्फा, तो v आ गया निकल के 2 अल्फा के यहाँ पर बराबर। अब 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 2 अल्फा, और अगले 2 सेकंड में वापस से कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कारण हम जानते हैं पहले एक्सेलरेट हुआ और फिर रिटार्ड हुआ, तो फाइनल फिर 2 सेकंड में वेलोसिटी 0। तो मैंने देखो 2 का और 2 उठा के पुट कर दिया 4। अब इसे पूरा घूम के वापस कहाँ आना है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नया टाइम क्या मान लिया, t, ये तो 2, और ये रहा एक और 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला टाइम कितना आ गया आपके पास में t, तो 4 तक तो आ चुका था, और जब वापस ओरिजिन पे पहुंचा तो ये कितना टाइम होगा, 4 + t। मुझे ये t मिल जाए तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर है इस पूरी जर्नी का 4 + t। अभी हमने एक बात सीखी है कि एरिया अगर मैं निकाल लेता हूं तो मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलते हैं, और हम ये बात जानते हैं कि जब कोई चीज जहां से शुरू करे वापस घूम फिर के वहीं पे एंड कर दे, मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और मैं घूम फिर के यहीं आ जाऊं, तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे भाई 0। तो आप ये बात याद रखिएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक एरिया यहाँ पर पॉजिटिव है और एक एरिया यहाँ, एरिया तो पॉजिटिव आएंगे पर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये पॉजिटिव लेना है और ये वाला आपको यहाँ कैसा लेना है, नेगेटिव। तो कैसे कैलकुलेट करा आपने यहाँ डिस्प्लेसमेंट, घूम के जब वापस आया नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा, इसका एरिया निकाल ले पहले वाले का, कैसे लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस में 4 और हाइट में यहाँ पर क्या लिख दिया, ये देखो ये वाली हाइट 2 अल्फा, और इस वाले का एरिया कैसे निकालना है आपको, तो यहाँ पर आपने लिखा हाफ इंटू बेस। अब देखो हाफ का हाफ लिखा, बेस अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो तो ये लिखा 4 + t, देखो ये वाला 4 + t में से ये 4 माइनस कर लिया तो बेस निकल के आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करा 4 + t इंटू हाइट। अब ये वाली हाइट कैसे निकालनी है, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये फिर यहाँ पे आपने tan थीटा लगा दिया, तो tan थीटा कैसे लिखोगे, इस वाली वेलोसिटी को एक बार के लिए v' मान लेते हैं, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है v', बेस यहाँ पर कितना है 4 + t माइनस का 4। अब 4 + t माइनस 4 क्यों, समझ आया, इतना सा लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में 4 से 4 चल जाएगा, v' अपॉन t यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आपने लिख दिया अल्फा, तो v' अपॉन t से यहाँ अल्फा आया भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में, मतलब जो रिटार्ड कर रहा था वो एक्सेलरेट कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होने पर एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो स्लोप यहाँ पर सेम रहा, तो ये अल्फा लिखा। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में v' इज एक्चुअली अल्फा इंटू टी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ की फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ लिख दी अल्फा टी। तो इस समय पर इसका जो यहाँ पर एरिया है ये कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू ये वाला हाइट अल्फा टी। हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, 8 ये आ गया 8 अल्फा, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर दिया, सॉल्व करने पे देखो आप अल्फा से भी अल्फा यहाँ कैंसिल हो गया, तो t² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √8 के, √8 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2√2। तो यहाँ से लेकर के सर वापस से ओरिजिन पे आने का टाइम कितना लग गया 2√2। तो टोटल टाइम कितना है गिनते हैं, टोटल टाइम है पहले 2 सेकंड तक एक्सेलरेट करता है, फिर अगले 2 सेकंड तक रिटार्ड करता है, और फिर अगले यहाँ से यहाँ तक के 2 सेकंड तक ये वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो आंसर आया 4 + 2√2 सेकंड। आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ समझ आया होगा, सॉल्यूशन समझ आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम 4th क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं जो जेई में पूछा गया है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का है। अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो 2024 में जेई में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास में एक बहुत बड़ी शीट है, दैट इज इनफाइनाइट शीट,
और इसकी चार्ज डेंसिटी मतलब पूरे शीट पे जो यहाँ पर है कुछ चार्ज गिवन है, तो कितना चार्ज गिवन है, दैट इज प्लस ऑफ सिग्मा। तो इनफाइनाइट शीट दे रखी है और चार्ज यहाँ पर प्लस सिग्मा, इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 12th वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दोनों वीडियोस यहाँ कनेक्टेड रहेंगे, इससे पहले वाला और ये। इलेक्ट्रॉन एट अ t इक्वल टू 0 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इस शीट से 1 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्लियर है, और 1 मीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सरफेस हैज अ स्पीड ऑफ 1 मीटर्स पर सेकंड। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड यहाँ पर दे रखी है वो है 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू है, मतलब स्पीड दे रखी है। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको इस शीट की सिग्मा की, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा आप बताना है। चार्ज डेंसिटी क्या है, द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द सरफेस एट 1 सेकंड, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इस पे आके स्ट्राइक कर जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा जो आपको ये दे रखी है, तो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, अल्फा एम ई नॉट डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ये अल्फा दैट इज चार्ज, तो ये लिखा आपने अल्फा एम ई नॉट अपॉन ई, और इसमें हमें इस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो ये इंटीजर टाइप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो शीट है, आपका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, 1 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रॉन है, स्पीड यहाँ पर 1 मीटर्स पर सेकंड है, और आपको यहाँ पर ये बताना है कि यही इलेक्ट्रॉन को इस शीट पे आके टकराने में लगने वाला जो यहाँ पर समय है वो यहाँ कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 1 सेकंड। तो आपको इस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर करनी है। एक बार खुद यहाँ पर ट्राई करके देखो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा, सिमिलर वही कॉन्सेप्ट जैसे हम लगाते यहाँ पर आए हैं। अभी जगह सबसे इंपॉर्टेंट डाउट यहाँ पर ये हो सकता है किसी को क्वेश्चन करते हुए, मैक्सिमम आप डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मेट अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर एक मिस्टेक या मतलब एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड में एक डाउट ये है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे इससे दूर जाता हुआ मानूं या सबसे पहले इसके पास आता हुआ मानूं, कि इसी से सारी चीजें इफेक्ट कर जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी शीट से अवे है या शीट की तरफ यहाँ पर है, तो इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरीके के चार्ज पार्टिकल को प्लेस करा होता है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी रखता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स हमेशा कहाँ लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लिखते हैं। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को लिखते हैं Q इंटू ई, याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज में। और अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो आप बोलेंगे कि इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लगती है, तो उसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, वही Q इंटू ई। आप समझिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पे हमेशा कहां पर फोर्स एक्सर्ट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव पे अपोजिट और पॉजिटिव में अलोंग। तो आप इस फोर्स को यहाँ पर कैसे लिखते हैं, चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, E इंटू ई। मतलब ये आपका एक शीट यहाँ पर है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे बाहर की तरफ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज शीट की बनती है उसके अंदर इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ पर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर आपके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है यहाँ पर है, समझना, वो अंदर की तरफ में ले लेता, सुनना अच्छे से, तो आप बताओ इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है, 1 मीटर्स पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है। मैं उन कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में कैसे एनालाइज करना है आपको। तो यहाँ इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये भी आपका यहाँ पर 1 मीटर दे रखा है। तो आप एक बात खुद समझो कि इस समय पर टाइम कैसे निकालते हैं। सर देखो टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन को तो हटाओ एक बार के लिए, अगर मैं ऐसे लिखता डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी, तो आप बताओ डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 1, और स्पीड भी अगर अंदर ही लेते तो कितना आता 1, तो स्पीड भी 1 है और डिस्टेंस भी 1 है, तो टाइम यहाँ पर कितना लग जाता 1 सेकेंड। अब आप खुद समझो कि 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि ये यहाँ से 1 सेकंड में आके इस पर टकरा गया। बट अब सिंपल बात यहाँ पर यह है, क्या असल में इस शीट ने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करी है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है तो फिर इस तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, और अगर फोर्स इस तरफ होगा तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा, अगर फोर्स भी होगा और एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा तो आपकी स्पीड को यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए अगर इस तरफ होता, और अगर स्पीड ज्यादा होती तो यहाँ पर इसे यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करने का समय यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 1 सेकंड से यहाँ पर कम आना चाहिए था। मतलब मेरा आंसर, समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसकी स्पीड यहाँ अंदर मान लेता तो इस समय पर इस इलेक्ट्रॉन को
इस समय इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के लिए यहाँ पर सेम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन की सेम होने की वजह से लगने वाला समय जो यहाँ पर इसने दिया था 1 सेकंड, इससे कम होना चाहिए था, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर तो ये तभी आके स्ट्राइक कर जाएगा जब इसके पास में केवल और केवल वेलोसिटी होगी, मतलब ये एक्सेलरेट भी ना करे, यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहे। इसका मतलब अगर इधर एक्सेलरेशन आ गया तो ये 1 सेकंड से कम टाइम में यहाँ पर आके इससे स्ट्राइक कर जाएगा। तो फिर इस हिसाब से तो डेटा के हिसाब से तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। तो हमें समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम ये गलत मान रहे हैं कि ये डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ आ रही है। असल में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ पर इस समय पर बाहर की डायरेक्शन में यहाँ पर है, तो ये मैंने आपके लिए बनाई शीट। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रहा आपका चार्ज पार्टिकल जो कि 1 मीटर की दूरी पर है। मुझे समझ में आया है कि डायरेक्शन अंदर नहीं है, क्योंकि इस जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स है, और वहीं आपका क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन। तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो बाहर होनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर इस इलेक्ट्रॉन को ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पर मतलब फोर्स इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, ये इस इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ पर रोकेगा, फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, फिर ये आकर के इस वाले सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। तो पहले इसने इसको रोका, मतलब यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, और ऐसा होने के केस में जब ये इससे आके इस पे टकराएगा तो इसे लगने वाला समय इस समय पर 1 सेकंड हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला ये वही कॉन्सेप्ट हो गया जैसे बिल्डिंग के ऊपर से किसी चीज को आपने फेंका था। अब आप या तो ये पता कर लो कि यहाँ से यहाँ तक का समय रुकने का कितना है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये निकालो। हम ऐसा करने से ज्यादा बढ़िया है सीधा वेक्टर इक्वेशन एक्सर्ट करो कि जब ये यहाँ से यहाँ तक रुका होगा और वापस यहाँ आया होगा, तो मुझे इस वाले डिस्टेंस का तो कोई मतलब है नहीं। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ एक्सर्ट अप्लाई करता हूँ, तो मैं इतने हिस्से पे अगर सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूँ, तो मेरा ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ पर मैंने एस मान लिया है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस जगह पे जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस ऑफ एस। तो देखो मैंने इक्वेशन लिखी है, माइनस ऑफ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो माइनस एस की वैल्यू यहाँ कितनी है, माइनस का 1, क्योंकि इधर तक का डिस्प्लेसमेंट 0 था। अब जो बच रहा है वो केवल यहाँ तक का बच रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, माइनस ऑफ 1। तो ये इनिशियल हो गई और ये वाली फाइनल हो गई, और घूम के आने वाले को अपने को गिनने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन डायरेक्ट कट कर देगी। यही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वेशन से आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। अब इनिशियल स्पीड यहाँ पर कितनी है, वो है आपकी 1 मीटर पर सेकंड। टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है, पूरा गिनना होता है टाइम, हमेशा याद रखना, पूरी जर्नी का यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो पूरा टाइम आपका यहाँ पर कितना लग रहा है, वो है आपका 1 सेकंड, मतलब इसको पूरा लेना है तो टाइम 1 सेकंड। अब प्लस की जगह माइनस लगा दिया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है राइट में और फोर्स लग रहा है, और रिटार्डेशन आपका मतलब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट में। अगर एक राइट में और एक लेफ्ट में है तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन लिखने जा रहे हैं। अब एक्सेलरेशन इस केस में यहाँ कैसे लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन को भाई हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स डिवाइड बाय मास, क्योंकि एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो एफ अपॉन एम में आपने लिखा। फोर्स कैसे लिखते हैं, तो ये हमने सीखा है कि चार्ज पार्टिकल पे लगाने वाली फोर्स को आप लिखते हैं ई इंटू ई, हमने अभी पढ़ा था चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो 12th में वो समझ गए होंगे कि एफ इक्वल टू क्यू ई, तो ई इंटू ई डिवाइडेड बाय मास, ये आ गया यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन। तो अब इस जगह पर एक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो शीट जो यहाँ पर बाहर की तरफ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है, ये हमने पढ़ा है यहाँ गॉस थ्योरम में, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने यहाँ पर फोर्स एक्सेलरेशन बनाया, पहले फोर्स बाय मास, फोर्स लिखना आपको आना चाहिए। चार्ज पार्टिकल पे कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये लिखा आपने यहाँ पर, ये आपने एक बार के लिए इसको हटाया, और ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी शीट की वजह से, जो होती है वो होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे यहाँ पर आपका एम। तो देखो वो आपका एक्सेलरेशन जो था वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया ई बाय एम, फोर्स बाय मास, और टाइम को पुट कर दिया 1 का स्क्वायर, जो पूरी जर्नी का टाइम था पहले रुक के और घूम के आने का। बट हमने यहाँ पर इस पे फोकस किया, ये तो अपने आप काट देता है, ठीक है, और ये लिखा 1 का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा जाता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें थोड़ा याद होना चाहिए, तो उठा के रख दिया इसकी जगह सिग्मा ई की जगह ई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया मास, यहाँ 1 का स्क्वायर, इस वाले पूरे को इधर शिफ्ट कर लिया और -1 को इधर शिफ्ट कर लिया, ये हो गया +1 + 1 हो गया आपका 2 सिग्मा ई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपके पास में,
और 1 + 1 किसके बराबर आ गया है, 2 के बराबर यहाँ पे आया। अब इससे सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये रहा सिग्मा, 4 × 2 आपके पास में हो गया 8, ये हो गया m, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं सिग्मा निकाल रहा हूँ तो ये सिग्मा की वैल्यू निकल के आ गई 8, फिर आप चेक कर लो यहाँ पर m एप्सिलॉन नॉट अपॉन e, तो ये उधर शिफ्ट कर दिया, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब इसके बाद में आपने इसे कंपेयर कर दिया, जो कि आपने ये अल्फा मतलब सॉरी ये सिग्मा जो दे रखा था अल्फा m e नॉट बाई ई, इससे उठाया अल्फा m e नॉट बाई ई के बराबर डाल दिया, अल्फा m e नॉट बाय आपका स्मॉल e। अब आप बताओ m e नॉट बाई ई तो सेम हो गया, व्हाट इज द वैल्यू फॉर अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकल के आई आपके पास में 8। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर मिलते हैं।